हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने संथाल जनजाति को पढ़ा था, संथाल जनजाति को, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उरांव तथा मुंडा जनजाति को। तो इन दो जनजातियों को अभी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग बना सकते हैं उरांव जनजाति। तो इसका पहले मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा, आप हेडिंग लगा सकते हैं तब तक, ठीक है। अभी हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ेंगे, तो उरांव जनजाति, ठीक है। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स को भी कंप्लीट करते जाइएगा, ठीक है। तो ये जो उरांव जनजाति है, यह झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है। यह जो उरांव जनजाति है, यह झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगर ये चौथी है तो पहली कौन सी है, तो पहली है गोंड। पहली क्या है, गोंड, ठीक है। दूसरी क्या है, ये सब सारी चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताई थी, ठीक है। दूसरी है भील। तीसरी क्या है, तो संथाली, या संथाली बोल सकते हैं या संथाली बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम कि उरांव जनजाति की जो जनसंख्या है, वह जनजातियों की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना प्रतिशत है, ये 18.14%। कितना है, 18.14%, ठीक है। इसका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ, यानी कि यह झारखंड के किस और निवास करती है, सर्वाधिक संकेंद्रण तो कहाँ है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर तथा पलामू प्रमंडल। अच्छा, क्या उल्टा पुल्टा लिखा जाता है, पलामू प्रमंडल, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैप के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक रफ मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं। रफ मैप ड्रॉ करने से क्या होता है ना कि मैपिंग का भी प्रैक्टिस हो जाता है, और इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक आप जगहों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला क्षेत्र है पलामू प्रमंडल का, ठीक है। और यहाँ से आप नीचे चले आइए, ये दक्षिणी छोटा नागपुर का। तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया में और इस एरिया में ये दोनों को मिला के, ठीक है, ये दोनों को मिला के यहाँ पर उरांव जनजाति की कुल 90% जो जनसंख्या है वो क्या करती है, निवास करती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि उरांव जनजाति की 90% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो ये तो बात रहा झारखंड की कि जहाँ ये झारखंड में कहाँ पे ये निवास करती है। अगर आपको ये पूछा जाए कि पहले इनका जो मूल निवास था वो कहाँ था, तो ऐतिहासिक साक्ष्यों की अगर माने तो उरांव जनजाति का जो मूल निवास स्थान था वो कहाँ था, तो दक्कन क्षेत्र। मूल निवास स्थान कहाँ था, तो दक्कन क्षेत्र में था, ठीक है। यहाँ की ये क्या थी, तो मूल निवासी थे, ठीक है। अब जो उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति जो है, इनका वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किसने किया, वैज्ञानिक अध्ययन किन्होंने किया, तो नाम था उनका शरत चंद्र रॉय ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, तो उरांव जनजाति का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड में, यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, ठीक है।
तो जो उरांव जो होते हैं, उरांव जनजाति के जो लोग होते हैं, वो अपने आप को क्या बोलते हैं? तो ये लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? कुड़ुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुड़ुक। ठीक है। और ये जो कुड़ुक है, ये इनकी क्या है? तो इनकी भाषा भी है। स्वयं को कुड़ुक भी बोलते हैं और ये इनकी भाषा भी है। ठीक है। इनकी जो भाषा है वह द्रविड़ भाषा परिवार से रिलेट करती है। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार से क्या है? तो संबंधित है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि जो उरांव जनजाति है वो झारखंड के अलावा और कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करती है, तो झारखंड के बाहर ये कहाँ कहाँ निवास करती है? असम, ठीक है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में क्या करती है? तो ये निवास करती है। क्षेत्र भी बोल सकते हैं, स्टेट भी बोल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं बनाया है। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि अगर मैंने हेडिंग नहीं बनाया तो आप भी वहाँ पे हेडिंग नहीं डालिएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि उरांव जनजाति जो है वो झारखंड के बाहर किन राज्यों में निवास करती है। तो उस तरह करके आपको ये यहाँ पे करना। अगर सारी चीजें को यहाँ पे अगर लिखने लगी तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। ठीक है। तो उसमें जो और भी बच्चे लोग होते हैं वो बोर हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी। आपको जो लगे कि ये चीज़ मैम ने कहा है तो आपको अगर लिखना है तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं। बाकी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिख दी जाएंगी। ठीक है। तो उरांव जनजाति जो है वो बेसिकली आपको असम और पश्चिम बंगाल में, इन दो राज्यों में आपको चाय के बागानों में यहाँ पे आपको काम करते मिल जाएंगे। ठीक है। जो उरांव जनजाति के जो लोग होते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहीं पे लिख दिए, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था क्या कि सभी जनजातियों में गोत्र होते हैं जिसे किली भी कहा जाता है। ठीक है। तो उरांव जनजाति में मुख्यतः कितने गोत्र हैं? तो मुख्यतः 14 गोत्रों को क्या किया गया है? तो इसमें उरांव जनजाति के जो गोत्र हैं उसे कुल 14 गोत्रों में विभाजित किया गया है। 14 गोत्रों में विभाजित है। ठीक है। तो 14 गोत्र में जैसे आपको सारी चीजें तो याद नहीं रहेगी, लेकिन कुछ कुछ जो आपने अपने अगल बगल घर गांव में किसी को सुना होगा किसी के नाम का, जैसे कि किसी का सरनेम होता है क्या? केरकेट्टा। ठीक है। दूसरा क्या? तिर्की। तीसरा एक मिंज, जो आपने सुना होगा। ठीक है। उसके बाद बारला भी आपने सुना होगा, खलखो, उसके बाद कुजूर, टोपो। ठीक है। ये सब आपने किसी का जो सरनेम है वो आपने सुना होगा। ठीक है। या आपके कोई अगर फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनका नाम होगा, जिसका लास्ट में सरनेम किरकेट्टा, तिर्की इत्यादि होगा। ठीक है। मैंने यहाँ 14 गोत्रों को नहीं लिया। आपको कोई भी बुक में, जैसे उड़ान का हो गया, उसके बाद लूसेंट का हो गया, इन बुक में आपको मिल जाएगी ये सब सारी चीजें। कोई कोई बच्चों को नहीं समझ में आता, लिखा रहता नहीं समझ में आता, तो उनको वीडियो देख के ज्यादा ही समझ में आ जाता है। नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप इस तरह से उन नोट्स उनको आप क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए उरांव जनजाति में गोदना जो टैटू होता है। ठीक है। जो गोदवाने की प्रथा प्रचलित है। आप अपने ही घर गांव में किसी आप अपनी दादी लोग को देख लीजिए, जो बहुत ही पुराने जमाने की जो लोग होंगे, उनके गर्दन पे होता है कोई कोई जो टैटू गुदवाए रहते हैं। ठीक है। उसके बाद हाथ ये सब में भी टैटू गुदवाए रहते हैं। तो गोदना गुदवाने की प्रथा जो है वो प्रचलित है किसमें? तो उरांव जनजाति में। ठीक है। यहाँ पे क्या है? समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। समगोत्रीय विवाह इसमें नहीं होता। ठीक है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो एक ही गोत्र के जो लोग होते हैं, जनजातियों में मानते हैं क्या लोग कि एक ही गोत्र के लोग सब भाई बहन होते हैं। यहाँ पे जो विवाह होता है उरांव जनजाति में,
एक तरह का क्या है, तो क्रय विवाह है। क्रय विवाह कहने का सेंस क्या है, तो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को एक मूल्य दिया जाता है जिसे हम पौन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये चीज कल बताया था। ठीक है, उसके बाद इसमें सेवा विवाह भी प्रचलित है। सेवा विवाह ये भी प्रचलित है, कल इसको भी मैंने आपको बताया था। सेवा विवाह क्या होता था, तो जो लड़का कोई लड़की से अगर शादी करना चाहता है तो उसके घर जाकर उसकी माँ बाप, उसका जो परिवार है उसकी सेवा करता था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आपने सुना होगा एक वर्ड सहियारो। सहियारो का क्या मतलब है, तो आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर देहात एरिया से कोई अगर है तो वहां पे एक सहिया वर्ड का यूज किया जाता है। ये सहिया क्या है, तो आप समझ सकते हैं क्या कि जनजातियों में आपसी नाता स्थापित करने हेतु किसका चुनाव किया जाता है, सहिया का चुनाव किया जाता है, और उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही हम सहियारो कहते हैं। ठीक है, ये इतनी बातें समझ में आई। उरांव जनजाति में क्या होता है, तो उरांव जनजाति में जो परिवार की जो संपत्ति होती है उसमें केवल पुरुषों का अधिकार होता है। जैसे अभी क्या है कि हमारे संविधान में क्या है कि मान लीजिए कि अगर पिताजी हैं तो संपत्ति के अधिकार को तो मौलिक अधिकार से तो हटा दिया गया है ना, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आदमी अपना मेंटलिटी बना के रखा है कि अगर मेरा बेटा इस संपत्ति में अगर हिस्सा अगर हम दे रहे हैं तो मेरी बेटी भी है, तो उस तरह का मायने अभी मेंटलिटी थोड़ा चेंज हो गया। लेकिन उरांव जनजाति में क्या है कि परिवार की संपत्ति में क्या होता है, तो केवल पुरुषों का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं। महत्वपूर्ण शब्द जैसे क्या, युवागृह। युवागृह मैंने आपको कल बताया था एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर होता है। ठीक है, तो संथाल जनजाति में युवागृह को घोटुल कहा जाता था, और उरांव जनजाति में इसे क्या कहते हैं, घुमकुरिया या धुमकुरिया। अलग अलग बुक में घ के जगह ध रहता है कभी कभी। जो ग्राम प्रधान रहते हैं, ग्राम प्रधान जो रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, महतो। ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, महतो। पंचायत को क्या कहते हैं, पंचोरा। ठीक है, जो नाच का मैदान जो होता है उसे अखाड़ा कहा जाता है। नाच का मैदान इसे क्या कहा जाता है, अखाड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ शब्द जो है आपको इजीली याद हो जाएंगे, बाकी चीजों में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, घुमकुरिया क्या होता है, तो घुमकुरिया को थोड़ा हम समझा देते हैं। देखिए, ये जो घुमकुरिया वर्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, तो एक युवा गृह है जहाँ पे जो आदिवासी जो जनजातीय जो बच्चे लोग होते हैं उन लोगों को क्या किया जाता है, तो रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसमें प्रवेश किन लोगों का होता है, तो जो 11 से जो 14 वर्ष जो 10 से लेकर 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं कि आयु के जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, प्रवेश होता है, और विवाह होते ही इसकी सदस्यता जो होती है वो खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है। विवाह होते ही सदस्यता जो है वो क्या हो जाती है, तो समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि इसमें आप प्रवेश कब कर सकते हैं, तो सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश होता है इसमें। ठीक है, सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार इसका क्या होता है, तो प्रवेश होता है। घुमकुरिया में क्या होता है कि युवक और युवतियों के लिए अलग अलग प्रबंधन किया गया है। जैसे वार्डन होती है ना, तो युवकों के लिए क्या किया गया है, तो यहाँ पे इनके लिए क्या होता है, तो जोख एंड पा। जबकि युवतियों के लिए क्या होता है प्रबंधन, तो इनको कहा जाता है क्या, पेल एंड पा।
एडपा, ठीक है। इसके जो जोक एंडपा के जो मुखिया होते हैं, जो मुखिया होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? धांगर, धांगर या महतो, धांगर या महतो। जबकि जो पेड़ एडपा जो होती है, इनकी जो मुखिया कह सकते हैं या महिला जो मुख्य होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो बड़की धांगरीन कहा जाता है, बड़की धांगरीन कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं इनकी आर्थिक जीवन की। जो उरांव जनजाति के जो लोग हैं, उनका आर्थिक जीवन की अगर हम बात करते हैं, तो जो उरांव जनजाति यह झारखंड की सबसे शिक्षित तथा जागरूक जनजाति है, ठीक है। जो उरांव जनजाति है वह झारखंड की सबसे शिक्षित तथा जागरूक जनजाति है। इनका जो मुख्य पेशा होता है वो क्या होता है? मुख्य पेशा क्या होता है? तो मुख्य पेशा होता है इनका कृषि। क्या होता है? कृषि, ठीक है। उरांव के जो भूमि को क्या कहा जाता है? तो भूइंहर भूमि कहा जाता है, भूइंहरी भूमि, भूइंहरी भूमि कहा जाता है, ठीक है। इनका मुख्य भोजन क्या होता है? इनका मुख्य भोजन होता है चावल। क्या होता है? चावल। और मुख्य पेय पदार्थ क्या है? मुख्य पेय पदार्थ, तो अधिकतर जनजातियों में आपको जो है पेय पदार्थ के रूप में हड़िया देखने को मिलेगा, जो एक तरह का क्या है? तो राइस बियर है, एक तरह का क्या है? राइस बियर है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आई। चलते हैं आगे, इनके धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो धार्मिक जीवन में हम किसके बारे में बात करते हैं? जैसे जो प्रमुख देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, पहाड़ देवता होते हैं, ठीक है। तो उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है? प्रमुख देवता, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो धर्मेश, धर्मेश या धर्मी, धर्मेश या धर्मी। इन्हें सूर्य के समान माना जाता है, सूर्य के समान माना जाता है। पहाड़ देवता कौन है? पहाड़ देवता मरांग बुरु, मरांग बुरु, ठीक है। धार्मिक प्रधान कौन होते हैं? पाहन, धार्मिक प्रधान कौन होते हैं? पाहन, ठीक है। इनका जो धार्मिक स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है? सरना। धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है? सरना, ठीक है। और जहां पूर्वजों की जो आत्मा है वो निवास करती है, ठीक है, पूर्वजों की आत्मा निवास करती है, पूर्वजों की आत्मा का लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो शासन कहलाता है। क्या कहलाता है? शासन, ठीक है। तो उरांव के बारे में आपको इतनी जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। तो इतना कुछ समझ में भी आया होगा उरांव के बारे में। क्या क्या हमने पढ़ा, ये सब सारी चीजें को तो हमने देख लिया, कुछ छूटा तो नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं किधर? तो मुंडा जनजाति की ओर। इसमें जो बार बार ये पेंसिल चूज करने का ऑप्शन जो आता है ना, वो बहुत पीड़ादायक। मुंडा जनजाति, ठीक है। चलिए अब ये जो मुंडा जनजाति है, यह झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कुल जनजातीय या तो बोल सकते हैं कि जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत कितना है? तो 14.56%। कितना है? 14.56%, ठीक है। इनका संबंध जो है वो किससे है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातीय समूह से, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से। इनकी जो भाषा है वो क्या है? तो मुंडारी भाषा। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडारी भाषा बोलते हैं, ठीक है। और इनकी जो भाषा ये किसे रिलेट करती है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार
ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से क्या करती है, रिलेट करती है। इनका जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो कहाँ पे है, तो रांची जिला में। जो मुंडा जो है वो आपको अत्यधिक कहाँ देखने को मिलेंगे, रांची जिला में। सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है, रांची में, रांची जिला या रांची। इसके अतिरिक्त ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, ठीक है। रांची में, रांची जिला में ही आपको ये मिल जाएगा तमाड़। तमाड़ जो है ना, रांची तमाड़ से बोलते हैं ना, तो तमाड़ में रहने वाले मुंडाओं को क्या कहा जाता है, तमाड़ में रहने वाले मुंडाओं को क्या कहा जाता है, तो इन्हें तमाड़ी मुंडा कहा जाता है। तमाड़ी मुंडा या तो पातर मुंडा कहा जाता है, तमाड़ी मुंडा या तो फिर पातर मुंडा। जो मुंडा जनजाति है ये मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, केवल आपकी झारखंड में ही पाई जाती है। लेकिन जैसे क्या कि मान लीजिए कि कोई जो परिवार है वो अपना पेशा अगर छोड़ के कहीं और अगर निवास कर रहा है किसी और पेशे को अपना कर, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो उस जगह का क्या है, मूल निवासी है आखिर कहाँ का, तो वो झारखंड का ही है। क्योंकि आपको अधिकतर संख्या में मुंडा यहीं पे देखने को मिलेंगे और ये यहीं के निवासी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो मुंडा जो है इन्होंने क्या किया, तो मुंडा एक क्षेत्र में रहने के लिए उन्होंने अपनी भूमि को साफ सुथरा किया, ठीक है। जंगलों को काटा, उसके बाद फिर वहां पे खेती करने के लिए वो लोग जंगल को जला दिया करते थे, ठीक है। तो उस तरह की भूमि को या जो रहने योग्य भूमि उन्होंने बनाया, उस भूमि को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खुटकट्टी भूमि कहा जाता है, ठीक है। जो मुंडा जो रहे, मुंडा स्वयं को क्या कहते हैं, तो मुंडा स्वयं को कहते हैं होडोको, होडोको। और अपनी भाषा को क्या बोलते हैं, भाषा को क्या बोलते हैं, तो होडो जगर, होडो जगर, ठीक है। मुंडा स्वयं को क्या बोलते हैं, होडो को, और अपनी भाषा को क्या बोलते हैं, तो होडो जगर। मुंडा समाज को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। 5 वर्गों में विभाजित मुंडा समाज जो है वो 5 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन सा, तो पहला है ठाकुर, दूसरा मानकी, तीसरा मुंडा, चौथा बाबू भंडारी, बाबू भंडारी, और पांचवा पातर, पांचवा पातर, ठीक है। बात करते हैं अगर मुंडाओं के गोत्र की, मुंडाओं के गोत्र की, तो रीजले ने क्या किया, मुंडाओं को 340 गोत्र बताए हैं। रीजले ने क्या किया है, तो मुंडाओं के कुल 340 गोत्र बताए हैं। और वहीं सोमा सिंह मुंडा ने, इन्होंने सोमा सिंह मुंडा ने क्या किया है, तो मुंडाओं के कुल 13 उपशाखाओं को बताया है। 13 उपशाखाओं को बताया। 340 गोत्र किसने बताया, रीजले ने, ठीक है। और 13 उपशाखाओं को किसने बताया, सोमा सिंह मुंडा ने। जिसमें सर्व प्रमुख कौन है, सर्व प्रमुख कौन है, तो एक आपको मिलेगा क्या, महली मुंडा, महली मुंडा। और दूसरा आपको क्या मिलेगा, कंपाट मुंडा, कंपाट मुंडा। ये कंपाट है, ठीक है, कंटाप नहीं है, तो उल्टा पुल्टा लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मुंडाओं में प्रचलित विवाह की, ठीक है। मुंडाओं में प्रचलित विवाह, हम केवल यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रचलित विवाह, क्योंकि मैंने पहले ही वहां पे हेडिंग लगाया है क्या, तो मुंडा जनजाति। मुंडाओं में प्रचलित विवाह क्या क्या है, तो एक है राजी खुशी विवाह, राजी खुशी विवाह, यह एक तरह का लव मैरिज है, ठीक है, राजी खुशी विवाह। दूसरा क्या है, हरण विवाह। हरण विवाह कहने का सेंस क्या है,
तो यहाँ पे लड़की को क्या कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है और उसे शादी कर ली जाती है। तो वहां पे इसको मान्यता मिल जाता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ किसी को उठा लिया जाएगा तो सीधा मिलने के बाद तो जेल ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेवा विवाह, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि लड़के के द्वारा लड़की के घर जाके क्या किया जाता है, तो उसके परिवार की सेवा की जाती है। और एक है हठ विवाह। हठ विवाह में क्या है कि लड़की के द्वारा लड़के के घर पे क्या किया जाता है, जबरदस्ती वहां पे जाके वो रहती है जब तक उसका शादी उस लड़के से ना कर दिया जाए, ठीक है। इतनी सारी बातें समझ में आई। यही सब सारी चीजें आपको बुक में लैंग्वेज के फॉर्म पे मिलती है, जहाँ पे कभी कभी किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है बहुत ईजी चीज, हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तो महत्वपूर्ण शब्द जैसे युवागृह, युवागृह, इससे पहले हमने युवागृह किसका देखा, उरांव जनजाति में देखा, जहाँ पे उसे क्या किया जाता था, घुमकुरिया कहा जाता था। संथाल में क्या कहते थे, घोटुल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, मुंडा जनजाति में तो इसे गिती ओड़ा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, गिती ओड़ा, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ विवाह को क्या कहा जाता है, तो अरंडी कहा जाता है, अरंडी या अदंडी कहा जाता है, ठीक है। वधु मूल्य को क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। वधु मूल्य, वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, कुरी गुनोंग, कुरी गोनोंग, कुरी गोनोंग, ठीक है। या तो फिर गोनोंग टाका, गोनोंग टाका, कुरी गुनोंग या गोनोंग टाका। उसके बाद तलाक को क्या कहा जाता है, तो साकमचारी कहा जाता है, साकमचारी। तलाक को क्या कहा जाता है, साकमचारी, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन में हम बात करेंगे मुख्य पेशा। तो मुख्य पेशा क्या होगा सबका, तो जो जनजातीय है कृषि और पशुपालन। तो किसी किसी में आपको पशुपालन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कृषि जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। लाइट भी चली गई है। इनकी जो भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है, खुटकट्टी भूमि, खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। इनका मुख्य पेय पदार्थ क्या होता है, मुख्य पेय पदार्थ क्या होता है, तो हड़िया। मुख्य पेय पदार्थ क्या है, हड़िया, या तो रान बोल सकते हैं, हड़िया या रान, ठीक है। इनका प्रमुख पर्व क्या है, प्रमुख पर्व क्या है, तो सरहुल, कर्मा, उसके बाद बुरु पर्व, बुरु पर्व लिया, बुरु पर्व, ठीक है। फागु पर्व, देखिए जैसे यहाँ जो पर्व लिखा रहता है ना, कभी कभी उसको पर्व लिख देता है, ठीक है। जैसे कि बा पर्व, ठीक है, कहीं कहीं मिल जाएगा बुक में लिखा हुआ। इनका जो धार्मिक जीवन है, धार्मिक जीवन, तो ये जो लोग हैं प्रमुख देवता के रूप में किसकी पूजा करते हैं, प्रमुख देवता के रूप में किसकी पूजा करते हैं, सिंगबोंगा की, जो सूर्य के समान माने जाते हैं। उसके बाद ग्राम देवता किन्हें मानते हैं, या ग्राम देवता के रूप में किसे कहा जाता है, हाथू बोंगा, हाथू बोंगा, ठीक है। उसके बाद धार्मिक प्रधान कौन होते हैं, धार्मिक प्रधान कौन होते हैं, पाहन, ठीक है। और इसी की सहायता के लिए कौन होता है, एक पुजार होता है जो इसका सहायक होता है, इसे ही पनभरा कहा जाता है, इसी का सहायक होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सहायक, ठीक है। सहायक कौन होता है, पुजार, इसे ही पनभरा भी कहा जाता है। पाहन को जो भूमि दी जाती है, पाहन, पाहन को जो भूमि दी जाती है, ठीक है, इसे का एक मिनट, स्लाइड खत्म होने वाला है, एक हम कॉपी करके रख लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एक मिनट। चलिए एक स्लाइड में तो काम हो जाना चाहिए। पाहन को दी जाने वाली भूमि, पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है, पहनई भूमि कहलाती है, पहनई भूमि कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, पहनई भूमि। मुंडाओं का जो पूजा स्थल होता है, पूजा स्थल, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरना, ठीक है।
मुंडा लोग जो होते हैं वे लोग क्या करते हैं, तो जो तांत्रिक विद्या जो होती है उसमें विश्वास करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो उसी के लिए जैसे मान ली किसी कुछ हो गया तो इन लोग पहले डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, पहले झाड़ फूक करेगा। तो झाड़ फूक जो आके करता है उसे देवड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं, देवड़ा। ठीक है। मुंडा समाज में जैसे मान लीजिए कोई डेथ कर गया, ठीक है, तो अभी जो मुंडा समाज में हमारे यहाँ पे क्या होता है कि किन्हीं किन्हीं के यहाँ पे दफना दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है कि लाश को जला दिया जाता है। ठीक है। तो मुंडा समाज में शवों को जलाने और दफनाने दोनों जो प्रथा है, दोनों प्रथा क्या है, तो विद्यमान है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मुंडा जनजाति में किसी के पूर्वज को अगर दबाया गया है, ठीक है, या तो फिर शवों को दफना दिया गया है, तो उसकी जो हड्डियां होती है, जैसे हड्डियों को दबा दिया गया है, अगर 1 मिनट मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ। जैसे आप लिख सकते हैं क्या कि जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दफना दी जाती हैं, दफना दी जाती हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को शासन कहा जाता है। उस स्थान को क्या कहते हैं, शासन कहते हैं। ठीक है। लेकिन इसी शासन के ऊपर अगर मृतक की स्मृति में, जैसे कि आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन लोग में क्या होता है ना कि जो कब्र होता है इसके ऊपर एक क्या होता है कि पत्थर का कुछ खुदा हुआ रहता है, यहाँ पे किसी का नाम लिखा रहता है कि कब वो डेथ किया था, कब वो जन्म लिया था, क्या नाम था, वो सब खुदा रहता है। ठीक है। तो उसी तरह इस जनजाति में क्या होता है कि मृतक की स्मृति में एक शिला खंड रखा रहता है। शिला खंड यानी कि पत्थर का एक टुकड़ा। ठीक है। तो जब शिलाखंड रखा रहेगा तो उसे क्या कहा जाता है, उसे शासन दीरी कहा जाता है। शासन दीरी कहा जाता है। शासन दीरी या तो फिर हड़गड़ी। हड़गड़ी। ठीक है। हड़गड़ी से आप समझ सकते हैं, हड़ से हड्डी और गाड़ दिया जाता है तो गड़ी। ठीक है। उस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो आज तो इतना ही था। ठीक है। उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है। लाइक कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए ताकि जो हमारा NS1 क्लास का जो परिवार है वो और भी क्या हो तो और ही बड़ा हो। ठीक है। और इसका जो PDF है, इसका PDF जो है वो कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल क्या है हमारा, तो यही जो NS1 क्लासेस के नाम से, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है, NS1 क्लासेस के जो नाम से है हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल, उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। वहाँ पे आपको इसका PDF इजीली मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।